नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के वीडियो में चर्चा होगी रामस्वरूप चतुर्वेदी का नाम आप सभी ने अवश्य सुना होगा। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जो हैं हिंदी साहित्य जगत के समीक्षक हैं या फिर कह लीजिए आलोचकों में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण स्थान है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का जो जन्म है वो सन 1931 में हुआ था और सन 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की आलोचना दृष्टि जो है उस पर चर्चा आज के वीडियो में होने वाली है। तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमृता चौहान है और आज के वीडियो का विषय है आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की आलोचना दृष्टि। तो शुरू करते हैं। ये मेरे स्वयं के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इनसे मैंने स्वयं भी पढ़ा था और इसीलिए मैं आपके समक्ष ये नोट से ही पढ़ाऊँगी ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से, बिंदुगत तरीके से क्लियर होती रहें। तो इनके जन्म की तो बात मैंने कर ली है कि इनका जन्म सन 1931 में हुआ था और 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदी साहित्य के उन समीक्षकों या फिर आलोचकों में से हैं जो मुख्यतः भाषा की सृजनात्मकता को केंद्र में रखकर समीक्षा कर्म में प्रवृत्त हुए, यानी जो भाषा की सृजनात्मकता है वो इनके लेखन कार्य का मूल स्वर है। दूसरा बिंदु आता है स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि सन 1947 के पश्चात की बात हो रही है। तो स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी काव्य आलोचना में, यानी काव्य की आलोचना में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की भूमिका प्रतिनिधि आलोचक के रूप में रही है। यानी कि अब आप समझ पा रहे होंगे सन 1947 के बाद इन्होंने लेखन कार्य या फिर हिंदी साहित्य जगत में जो आलोचना विधा है, समीक्षा विधा है, उसमें कदम रखा और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। चतुर्वेदी जी की आलोचना में विफलता, वैविध्य और कर्म कौशल तीनों चरितार्थ हुए हैं। क्या क्या? एक तो विफलता, दूसरा वैविध्य यानी विविधता है और कर्म कौशल हैं। ये तीनों ही जो मुख्य गुण हैं वो प्रकट होते हैं चतुर्वेदी जी की आलोचना में, या फिर इनकी आलोचनात्मक दृष्टि की ये तीन मुख्य विशेषताएं बन जाती हैं। तीसरा बिंदु है इनके लिए स्वाधीनता एक ऐसा मूल्य रहा कि जिसे उन्होंने हर कीमत पर, चाहे वह मध्यकालीन काव्य संवेदना हो या फिर आधुनिक काव्य संवेदना, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी आलोचना न केवल सार्वजनिक है बल्कि गहरे अर्थों में सामाजिक है और सांस्कृतिक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इनकी जो आलोचना दृष्टि है उसमें सामाजिक तत्व है, साथ ही साथ सांस्कृतिक तत्व भी विद्यमान है। अगला बिंदु आता है कि वास्तव में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने अपनी आलोचना में सामाजिक सांस्कृतिक लेखन को महत्व प्रदान किया है। इस तरह के लेखन को वे बड़ा रचनाकर्म समझते हैं या फिर मानते हैं। किस तरह के लेखन को? जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व विद्यमान हो, ऐसा मानते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। अगला बिंदु आता है जो एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार रचना ही एकमात्र आलोचना का प्रतिमान हो सकती है। बने बनाए प्रतिमानों, यानी जो पहले से स्थापित प्रतिमान हैं, उनके आधार पर रचना का समुचित मूल्यांकन संभव नहीं है। यानी जो पहले से ही प्रतिमान बना दिए गए हैं, पहले से ही जो मानक सेट कर दिए गए हैं, हर रचना को उन्हीं मानकों पर रखकर तौल कर नहीं देखा जाना चाहिए। इस बात पर बल देते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी और इस संदर्भ में वे लिखते भी हैं कि किसी भी रचना के लिए कोई भी पूर्व निर्धारित मापदंड, आपने सुना होगा एक शब्द प्रिज्यूडिस, उन प्रिज्यूडिस या फिर पूर्व निर्धारित मापदंडों पर बात करते हैं आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी और कहते हैं कि हृदय जब मुक्तावस्था में होगा रचना भी मुक्त होगी। तो आलोचना जो अपेक्षाकृत बहुत बाद में विकसित हुई, वृद्धावस्था में नहीं रह सकती है। तो जो पूर्व निर्धारित मानदंड अन्य समीक्षक बना लेते हैं किसी भी रचना की समीक्षा करने से पहले ही, उस पर चर्चा करते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी और इस बात का खंडन करते हैं, इस बात को गलत ठहराते हैं। अगला बिंदु है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी मानते हैं कि विचार और अनुभूति के संश्लेष से, यानी उनके साथ में आने से साहित्य या काव्य में अर्थ की सृष्टि हो जाती है।
इस प्रकार साहित्य में अर्थ की विकसनशील प्रक्रिया चलती रहती है, जो देश काल वह व्यक्ति को छूती रहती है। सुनिश्चित प्रतिमानों या कि पैमानों के सहारे, चाहे वे पुराने हों या नए, कविता की निरंतर विकसनशील प्रक्रिया को समझाया नहीं जा सकता। प्रतिमानों के आधार पर कविता लिखी नहीं जा सकती, समझी भी नहीं जा सकती है। अगला बिंदु आता है कि कविता को समझना उसकी रचना प्रक्रिया का ही एक विस्तार है और कविता के अर्थ विस्तार की यह प्रक्रिया संभव करना ही आलोचकों का प्रधान कर्म होना चाहिए। ऐसी बात कौन कहते हैं? समीक्षक या आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ऐसा कहते हैं। तो ये उनकी आलोचनात्मक दृष्टि के बिंदु के अंतर्गत ही आएंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उनकी आलोचनात्मक दृष्टि के संदर्भ में, तो ये सब बिंदु आपको विस्तार से विश्लेषित करते हुए बताने होंगे। आगे बढ़ें तो अगला बिंदु आता है इनकी समीक्षात्मक या फिर आलोचनात्मक दृष्टि को लेकर कि किसी आलोचक का जब किसी व्यक्ति से साक्षात्कार होता है यानी इंटरव्यू होता है, वो समक्ष जाकर उससे मिलता है, तो प्रथम अनुभव भाषा से ही होता है। यानी भाषा की महत्ता पर भी बल देते हैं कौन? आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। अर्थात रामस्वरूप चतुर्वेदी साहित्य में भाषा की महत्ता पर भी बात करते हैं, क्योंकि भाषा ही वह साधन है जो निचले से लेकर उच्च तबके से, या फिर कह लीजिए जो कितना भी निम्न वर्ग का कोई व्यक्ति है या फिर उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति है, उन सब में ही आत्मीयतापूर्ण संबंध स्थापित करने का कार्य भाषा ही करती है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जो ये आत्मीयतापूर्ण संबंध स्थापित करने की क्षमता रखती है। तो इसलिए भाषा की महत्ता पर विशेष बल देते हैं आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। अगला बिंदु है कि चतुर्वेदी जी मानते हैं कि काव्य रचना या फिर काव्य सृजन करना और आलोचना में एक दृष्टिगत सामंजस्य होता है। जहाँ सृजन या रचना यदि जीवन का अर्थ विस्तार है, तो आलोचना उस सृजन कार्य का अर्थ विस्तार। ये मैं पंक्ति अंडरलाइन कर रही हूँ, इसको आप एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं आप देंगे जिनमें हिंदी साहित्य गहन रूप से पूछा जाएगा, उसमें ये पंक्ति एज इट इज़ पूछ ली जाती है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको आलोचना की परिभाषा देनी हो तो वहाँ पर भी आप आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी की ये परिभाषा एज इट इज़ लिख सकते हैं, जिससे कि आप अधिक अंक प्राप्त करने के दावेदार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला और अंतिम बिंदु आता है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की आलोचनात्मक दृष्टि को लेकर। वो ये है कि चतुर्वेदी जी मानते हैं कि एक आग्रही आलोचक को किसी कवि या लेखक की रचना की समीक्षा करने या फिर समीक्षा करते वक्त, आलोचना करते वक्त, विश्लेषण करते वक्त कविता में निहित या फिर जो काव्य है, गद्य है या किसी भी विधा की कोई रचना है, उसमें निहित बात या अनुभव और अर्थ को विस्तार देना चाहिए, न कि स्वयं की व्यक्तिगत विचारधारा को, क्योंकि ऐसा करना साहित्य के लिए हानिकारक है। समझिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ये है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी की रचना की समीक्षा कर रहे हैं, तो आपको उस रचना के आधार पर समीक्षा करनी है, ना कि आपको अपने जो मत हैं वो थोप देने हैं। उस रचना से जो बात सामने निकल कर आ रही है उसका ही आपको अर्थ विस्तार करना है, ना कि स्वयं की व्यक्तिगत विचारधारा अपनी उस आलोचनात्मक दृष्टि में या फिर अपनी उस समीक्षा में थोपनी है। ऐसा आपको नहीं करना है। अपनी विचारधारा को साइड में रखते हुए, दरकिनार करते हुए, जो आपकी व्यक्तिगत विचारधारा है उसको किसी भी समीक्षा या फिर किसी भी रचना की समीक्षा या आलोचना करते वक्त सामने नहीं लाना है, केंद्र में नहीं रखना है, बल्कि उस समीक्षा में या फिर उस रचना में जो अर्थ निकल कर आ रहा है उसको आपको विस्तार देना है। तो इस तरह के तथ्य जो हैं वो आपको याद रखने चाहिए, और इसीलिए मैंने चीज़ों को बहुत ही डीपली जाके एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आपकी मदद के लिए बनाया गया है। और अगर आपको वीडियोस से लगता है आपकी कुछ मदद होती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने साथियों को भी यहाँ पर जोड़ें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की व्यापक स्तर पर मदद कर पाऊँ, क्योंकि मुझे खुशी मिलेगी आपकी मदद करके। और मैंने जो अपने समय में समस्याएं फेस की थी वो आप ना करें, एटलीस्ट मेरा ये प्रयास इस चैनल से हमेशा रहेगा और रहता है। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपने साथियों को चैनल से ज़रूर जोड़िए। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।